नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पंवार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल में जिसका नाम है पंवार एग्री हब। आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी जो तैयारी है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, आपके कृषि पर्यवेक्षक की, वो कर रहे होंगे। आपके लिए ही आज का ये जो वीडियो है वो मैं लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि राजस्थान जीके, जो कि एक बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है हमारे पूरे सिलेबस का, उसको कहाँ से पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, क्या बुक्स जो हैं वो प्रेफर करनी चाहिए, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो आपको प्रेफर करनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो बेसिक बुक्स है उनके बारे में। तो क्लास 7th, 8th, 9th और 10th, 4 क्लासें याद रखिएगा, 7th, 8th, 9th और 10th। ये 4 जो अपनी RBAC की बुक्स हैं, RBAC जो है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ओके, इसकी जो टेक्स्ट बुक्स चलती हैं क्लास 7th, 8th, 9th और 10th की, ये चारों क्लासेस की जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, बहुत इजी अवेलेबल है। 30-40 रुपए की एक किताब आती है, लेकिन इसकी जो नॉलेज है वो नॉलेज बहुत अच्छी है। जितनी बड़ी बुक्स आप प्रेफर करेंगे, चाहे गाइड्स प्रेफर करेंगे, बाद में बात करते हैं उस चीज़ की, लेकिन आपको जो बेसिक स्टार्ट करना है वो यहीं से करना चाहिए। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको राजस्थान जीके पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है या काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप बेसिक लेवल पर ये जो अपनी बुक्स हैं चारों क्लासेस की, 7th, 8th, 9th और 10th, इन बुक्स को आप प्रेफर करें। वहाँ से आप टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो पूरा सिलेबस हमको जो दिया हुआ है राजस्थान जीके का, ये सारा का सारा कहाँ से दिया है, हमारे RBAC की जो बुक्स हैं उनके हिसाब से दिया हुआ है। ओके, तो एक बेसिक फाउंडेशन वो अपने लिए बना लेती है, तो उन्हें बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, शुरुआत यहीं से करें, ईजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। दूसरी बात करें कि सर और कौन सी बुक्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं। अगर आपने ये बुक्स पढ़ ली हैं या फिर आप किसी कोचिंग में जो है वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पर कौन कौन सी दूसरी बुक्स हम पढ़ सकते हैं। ओके, तो बात करेंगे यहाँ पर पहली जो बुक जो है आप प्रेफर कर सकते हैं, मेरे पर्सनल जो सजेशन रहेगा वो भी इसी बुक के लिए रहेगा, क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन की थी AAO के लिए तो उस टाइम पर मैंने भी यही बुक जो है वो प्रेफर करी थी। मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो है मैं अटैम्प्ट करके आया था। तो ये बुक जो है वो है दक्ष के नाम से, दक्ष राजस्थान सार संग्रह की जो किताब आती है, इसका लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल है मार्केट में, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा महंगी नहीं है किताब। कई लोग कहें कि सर दक्ष मेरे पास नहीं, मेरे पास तो दूसरी बुक है, तो दूसरी बुक की हम बात करें कौन सी हो सकती है, तो सबसे अच्छी किताब जो मानी जाती है, जो बिल्कुल RS लेवल तक का सारी चीज़ें कवर कर लेती है, वो है हमारी कौन सी, धरोहर, है ना। तो धरोहर नाम की जो बुक है वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। एक किताब जो है वो इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे, जैसे लक्ष्य की बुक आती है, लक्ष्य सार संग्रह है जो है वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, या फिर पनोरमा जो बुक है ये आप प्रेफर कर सकते हैं। तो 4 बड़ी गाइड्स जो हैं वो अपने पास है, दक्ष, लक्ष्य और पनोरमा या फिर धरोहर। ये 4 बुक्स जो हैं इनमें से कोई सी भी एक बुक लेकर आ जाइए। ऐसा नहीं कि सर मेरे पास तो एक बुक है दूसरी है ही नहीं, कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने पास कोई भी एक बुक इनमें से होनी चाहिए। इससे हम सारे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें दी हुई है। ओके, सिलेबस के बाहर के टॉपिक्स आपको पढ़ने नहीं हैं, उन पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, उन टॉपिक्स को छोड़ दीजिए, उनको टिक कर लीजिए कि ये टॉपिक मुझे नहीं पढ़ना है और उसे नहीं पढ़ेंगे। ओके, चलिए, क्या इतना काफ़ी है? तो मैं कहूँगा कि हाँ काफ़ी तो है, लेकिन फिर भी इसके साथ हम ध्यान रखेंगे कि एक बुक जो है वो और प्रेफर करें, जिसके अंदर मैप के थ्रू जो है वो चीज़ें समझाई हुई है, उसे समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है और अपना जो पढ़ने की जो रुचि है वो बढ़ती है। ओके, तो आप बात करेंगे सर कौन सी बुक है, तो ये जो बुक है वो आती है मूमल के नाम से। किसके नाम से है? मूमल के नाम से ये किताब आती है, मानचित्रावली, या फिर आप सिखवाल की भी ले सकते हैं, सिखवाल राजस्थान मानचित्रावली। ओके, इसमें जो अलग अलग टॉपिक्स हैं वो मैप के माध्यम से समझाए हुए हैं दोनों बुक्स के अंदर, मूमल या फिर सिखवाल। तो यहाँ से भी आप जो है इन दोनों बुक्स में से कोई सी भी एक बुक जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स जो है इसमें मिल जाएंगे और इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए, तो ये बात तो हुई अपनी बुक्स की कि कौन कौन सी किताब अपन प्रेफर कर सकते हैं।
अब बात करें कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो याद करने हैं, कौन से टॉपिक्स जो हैं उनको छोड़ भी दिया जाए तो अपना काम हो जाएगा, उसके बारे में बात कर लें। तो सिलेबस में सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो है हमारा राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान की जो भौतिक संरचना है उसके बारे में। तो सबसे सिंपल, सबसे इंटरेस्टिंग और राजस्थान में अपने एग्रीकल्चर से थोड़ा जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वो यही है। तो जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं आप सभी जो हैं वो बहुत इजीली जो है इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ओके, तो राजस्थान का जो भौतिक संरचना है इसको आप अच्छे से पढ़ें। आपकी जो बुक्स हैं RBSC की उससे भी प्रेफर करें और कोई भी एक गाइड जो आप लेकर आ रहे हैं वहाँ से भी देखें। ओके, तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हर बार जो है वो क्वेश्चन फिक्स है कि यहाँ से आएगा ही आएगा। राजस्थान की किसी नदी के बारे में पूछ लेगा, ओके, या राजस्थान की जलवायु के बारे में पूछ लेगा, रेगिस्तान के बारे में पूछ लेगा, या अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पठारों के बारे में पूछ लेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, इसे बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, भूलना मत, ये हमें टॉपिक करना ही है। ओके, चलिए दूसरी बात करें। अगला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है राजस्थान का इतिहास, है ना। तो राजस्थान का इतिहास तो अब बात करोगे तो इतना लंबा चौड़ा है। अब उस इतिहास के अंदर अपने पास सभ्यताएं आ जाती हैं, फिर सभ्यताएं जब खत्म हुई तो उसके बाद धीरे धीरे राजा महाराजा बढ़े। ओके, तो सभ्यताएं और राजा महाराजा जो हैं वो इसके अंदर आएंगे। सभ्यताएं बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल हैं, 3-4 सभ्यताएं ही हैं जो आपको पढ़नी है, जैसे कालीबंगा, आयड़, गणेश्वर, है ना। इन 3 सभ्यताओं के बारे में याद कर लो, बहुत है। किसने उत्खनन किया था, कब किया था, यहाँ से मिलने वाले जो साक्ष्य थे उनमें इम्पोर्टेंट क्या थे, है ना। यहाँ पर बात करेंगे तो इनका विनाश किस प्रकार से हुआ, इसके जो शहर थे उन शहरों का जो हम कह सकते हैं नक्शा था वो किस प्रकार से था, मेन यहाँ का व्यवसाय क्या था, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सी नदी किनारे पर बनी हुई थी, इन चीज़ों को देख ले, काफ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा दिया हुआ है राजा और महाराजाओं के बारे में। तो यहाँ पर जितने नाम दिए हुए हैं ना, आप सिलेबस की कॉपी लें, उसमें देखें आपको नाम दिए हुए हैं वहाँ पर राजाओं के, उसके अलावा किसी राजा के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस टॉपिक में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको रट के ही जाना पड़ेगा, आपको पूरा याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो इस टॉपिक को आप जो है वो लीव कर सकते हैं, थोड़ा छोड़ सकते हैं, ठीक है। बस एक इम्पॉर्टेंट आउटलाइन जो है वो राजा महाराजाओं के बारे में याद रख लें, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, रटना नहीं है इसको, है ना। चलिए अगली बात करें तो हमें टॉपिक दिया है स्वतंत्रता संग्राम, है ना। अब स्वतंत्रता संग्राम तो है वो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसी की वजह से तो आज हम स्वतंत्र हैं, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे भारत का हो। तो राजस्थान के निवासी होने के नाते आपको कम से कम इसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, नॉलेज क्या होनी चाहिए तो वो ध्यान रखें। स्वतंत्रता संग्राम में जो इम्पोर्टेंट लोग थे, मतलब जिनका बहुत अच्छा योगदान था, वो हमें याद रखना है। स्वतंत्रता संग्राम चालू कब हुआ था, ख़त्म कब हुआ, ये पता होना चाहिए। ओके, और कोई भी बड़ी दुर्घटना जिसके अंदर हुई हो, जैसे जलियांवाला बाग जो है वो भारत के लिए है, तो हम बात करेंगे जैसे बांसवाड़ा में जो था वहाँ पर भी एक हम कह सकते हैं एक्सीडेंट हुआ था, जिसको हम राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं, है ना। आपको अगर पता है कौन सा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, है ना। तो चलिए ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करें राजस्थान की बोलियां और शब्दावली, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बोलियाँ जो हैं वो एक जनरल लैंग्वेज में आपको याद होती है तो ठीक, कौन से अपने जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, बस इतना याद रखें, इसके अलावा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगली बात करें व्यावसायिक शब्दावली। ओके, तो इसके अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जो हम कह सकते हैं हमारे जो व्यवसाय हैं सारे के सारे, उसके अंदर यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं, है ना। जैसे हम कह सकते हैं पशु जो हैं सारे हमारे, पशुधन जो हैं उनका कोई मेला लग रहा है तो उसमें उनको पहनाए जाने वाले आभूषण कौन से हैं, उनको क्या नाम दिए गए हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें, ये भी ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगली बात करें देवी देवता और संप्रदाय, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, बहुत ईजी भी है, हम सभी आस्था रखते हैं इनमें, तो इन्हें याद करना भी इजी हो जाता है। तो संत संप्रदाय और देवी देवता जो हैं वो ज़रूर पढ़ के जाएं, इसमें से क्वेश्चन आना ही है। ओके, देवी देवताओं के लिए क्या पढ़ना है तो हम कहेंगे कि इनका जन्म
जो है वो कहाँ माना जाता है, कौन से कुल की कौन सी देवी या देवता हैं, है ना, इनके सवारी जो है वो सवारी का नाम क्या है, ऐसी चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं, तो हमें ध्यान होना चाहिए। अगली बात करें, हमें दिया है त्यौहार और मेले। ये फिक्स क्वेश्चन है, हर बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। मेले जो हैं जैसे अलग अलग हो रहे हैं, दशहरा का मेला हुआ, या फिर हम कहें हरियाली तीज या हरियाली अमावस्या का मेला हुआ, है ना, इनके बारे में, या फिर आपके जो पशु मेले हैं उसके बारे में पूछ सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। ये अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, तो इस तरह से पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सा मेला जो है वो कहाँ मनाया जाता है। जैसे हम बात करें ऊंट मेला है ना, जैसे जो वो कहाँ पर है, बीकानेर में। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। बहुत इजी अच्छा टॉपिक है, इसे ज़रूर पढ़ कर जाएँ। ओके, अगली हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है राजस्थानी गीत, नृत्य, नाट्य, वाद्य यंत्र, है ना। तो बहुत अच्छा सा एक टेक्निकल टॉपिक हम इसको कह सकते हैं। कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करती है, कब नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाएगा। ओके, कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो सुशील प्रकार का है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा सिंपल टॉपिक है, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें। अगला हमसे पूछा जाता है राजस्थान की जाति और जनजाति, है ना। तो जब आप ये सारे लोकगीत, लोक कथाएं, लोक नृत्य अगर ये पढ़ेंगे ना, तो आपको वैसे ही राजस्थान की जातियों और जनजातियों के बारे में वो सब पता हो जाएगा, जो अलग से याद करने की ज़रूरत होती है। ओके, तो सिर्फ इस टॉपिक को अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो राजस्थान की जाति और जनजातियाँ जो है वो अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए फिर बात करें कि राजस्थान की चित्रकला और हस्तशिल्प। तो ये टॉपिक कई बार इम्पॉर्टेंट होता है, ज़्यादा तो नहीं है, बट फिर भी इस टॉपिक को याद कर सकते हैं हम आसानी से, क्योंकि चित्रकला की जो शैलियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लगभग 7-8 हैं जो हमको याद करनी होती है। किशनगढ़ शैली हो गई, बूंदी शैली हो गई, जयपुर शैली हुई, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो सिंपल सी हैं, ये आप याद रख सकते हैं। इसमें एक टॉपिक बनता है कि चित्रकार कौन है। किसी एक पेंटिंग का पूछ लेता है कि इसका चित्रकार कौन था, तो इम्पॉर्टेंट याद रखें कि यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो फेमस पेंटिंग्स हैं। जैसे हम कहें राजस्थान की मोनालिसा, है ना, वो कौन सी शैली की चित्रकला है, तो हम कहेंगे किशनगढ़ शैली की, है ना। तो अब हमें उस फेमस पेंटिंग के बारे में जो है वो चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर राजस्थान के स्थापत्य, मतलब दुर्ग, हवेलियाँ, बावड़ियाँ, ये सारी चीज़ें, है ना। तो इसके अंदर जो है वो दुर्ग जो है उसके टाइप हैं, टेक्निकल चीज़ है, तो दुर्ग जो है वो अच्छे से पता हो कि दुर्ग के प्रकार कौन से हैं। ठीक है, जो दुर्ग ऐसे हैं जो कि घने वनों से ढके हुए रहते हैं चारों तरफ से, उन्हें क्या कहा जाता है। आपको ध्यान है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ओके, चलिए फिर बात करें यहाँ पर राजस्थान के रीति रिवाज। तो राजस्थान के रीति रिवाज जनरल लैंग्वेज में हमें पता होते हैं, इसको याद करने की, स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट बात करें तो राजस्थान के धार्मिक और पर्यटन स्थल। ओके, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या बनता है कि राजस्थान के जो पर्यटन स्थल हैं, ओके, जिसके अंदर हमारे सारे जैसे बाघ परियोजनाएं हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, या फिर अपने जो नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज जो हैं वो जो राजस्थान के अंदर मिल रही हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ओके, तो राजस्थान का जो ये पूरा हमने सिलेबस देखा राजस्थान जीके का, सिंपल सा है, इतना हार्ड नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें दिक्कत आती है कि सर यहाँ पर एक बार पढ़ते हैं तो वापस भूल जाते हैं, आगे पढ़ा तो पिछला भूल गए, है ना। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें शॉर्ट नोट्स बना लेने, या फिर नहीं बनते कि सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊंगा। तो कोई बात नहीं, आप जो भी गाइड लेकर आए हैं, जो भी बुक लेकर आए हैं, उसके अंदर उसे अंडरलाइन कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और उनको टाइम टू टाइम जो है वो रिवाइज करते रहें तो याद होगा, वरना नहीं होगा। ओके, मैंने भी पहली बार जीके जब पढ़ी थी तो मुझे काफ़ी टफ लगी थी, मुझे लगा कि नहीं अब इसे ही छोड़ देना चाहिए, इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जब ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि जहाँ पर मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया तो उस जगह मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे उनमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और उसके साथ साथ वो चीज़ें याद भी हुई, और एट लास्ट मुझे मेरे एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिला। तो आई होप कि ये जो वीडियो हमने बनाया है आपके लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए ही, आपने कहा कि सर मुझे बताइए जीके का क्या रहेगा, किस तरह से याद करेंगे, कौन सी बुक्स रहेगी, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
आप सभी जो हैं बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, है ना, और बहुत अच्छे से अपना सिलेक्शन करा लेंगे। अगर आपको लगता है कि हम मेरी इतनी अच्छी तैयारी है और मैं अपना सिलेक्शन करा के रहूँगा, तो कमेंट बॉक्स में जो है मुझे यस लिख कर ज़रूर भेजें। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो पढ़ने के अंदर, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप कोई भी है जो आप एक कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में लीव कर लें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और कोई भी टॉपिक पर दिक्कत आती है तो आप बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो